हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। लेक्चर 41 और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। टॉपिक का नाम है विराम चिन्ह। देखते हैं क्या है इस विराम चिन्ह में। बहुत सारे तरह के हमने विराम चिन्ह अब तक पढ़े हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझना हमें चाहिए कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, यानी अपनी बात को कहने के लिए अगर हमें किसी बात पर थोड़ा सा ज़्यादा बल देना है या किसी बात पर कम बल देना है ना, तो कहीं पर हम ज़्यादा समय के लिए रुक जाते हैं और कहीं पर हम थोड़े कम समय के लिए रुकते हैं। तो जब हम रुकते हैं बीच बीच में अपने वाक्यों को बोलते टाइम, तो वहाँ पर जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह होते तो कई प्रकार के हैं और इन्हें अलग अलग तरीके से प्रयोग भी किया जाता है। सेंटेंसेस को बोलते टाइम अगर इन विराम चिन्ह का प्रयोग या लिखते टाइम अगर इन विराम चिन्ह का प्रयोग अलग तरीके से कर दिया जाए या जिस तरीके से इन्हें जहां पर प्रयोग करना है वहां पर ना किया जाए, तो क्या होता है, हमारे वाक्य का अनर्थ हो जाता है, यानी जो हम अर्थ निकालना चाह रहे हैं उसका अनर्थ बन जाता है। ठीक है, तो जब भी हम विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगाना है। और विराम चिन्ह क्या करते हैं, विराम चिन्ह हमारे वाक्यों में स्पष्टता लाते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह के बगैर अगर हम वाक्य लिखते हैं तो हमारे वाक्यों में वो स्पष्टता नहीं आ पाती जो विराम चिन्हों को प्रयोग करने पर आती है। इसीलिए हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह प्रयोग भी किए जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शब्द वाक्य में अर्थ का अनर्थ कैसे होता है। अगर विराम चिन्ह कहीं पर प्रयोग किया जाए और उसकी जगह कहीं और प्रयोग कर दिया जाए तो कैसे हमारे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। देखिए उदाहरण मैंने दो लिखे हुए यहाँ पर। एक है रोको मत जाने दो। तो क्या हुआ इसका मतलब, मुझे किसी को कहना है कि कोई व्यक्ति मेरे पास बैठा है और अपने बाहर गार्ड को मुझे ये कहना है कि भाई इसको रोकना मत, उसको जाने दो, है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया रोको मत जाने दो, रोको के बाद कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर बोला मत जाने दो, तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब तो ये हो गया कि उसको रोक लो, उसको वहीं बिठा लो, उसको जाने मत देना, है ना। जबकि मेरे को क्या कहना था, मुझे ये कहना था कि भाई मेरे पास से जो व्यक्ति गया है उसको रोकना नहीं है, उसको जाने देना है ना। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो है रोको मत जाने दो। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गया और उसे हमें रोकना है ना, तो गार्ड से हमें कहना है उसे रुकने के लिए, लेकिन हमने कैसे बोला उसको, रोको मत जाने दो। तो क्या मतलब हुआ इसका, भाई इसको रोकना मत, गार्ड तो यही समझेगा कि इसको रोकना नहीं है, इसको जाने देना है। तो क्या हुआ, जो हम कहना चाह रहे थे वो बात उस गार्ड तक नहीं पहुंच पाई, यानी जो हमारा कहने का बात को सेंस था वो बात वहां तक नहीं पहुंच पाई और उसने उस बात का उल्टा कर दिया। तो इसीलिए जब हम विराम चिन्ह लगाएंगे या बोलेंगे तो बातों को बहुत ध्यान में रख के बोलेंगे कि कहाँ पर हम कौन सा चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि विराम चिन्ह होते कितने प्रकार के हैं। हिंदी में बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, जिनमें से 20 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं आपके लिए। ठीक है, इनको हम धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज हम केवल इनके बारे में बहुत शॉर्ट में समझ लेते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। चलिए, पहला जो विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम। अल्प विराम का जो मार्क लगता है वो देखिए लगा हुआ है ना, ऐसे 2-3 संज्ञाएं जब एक साथ लिखते हैं तो उन संज्ञाओं के बीच में इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह कैसा लगता है, एक डॉट लगेगी और नीचे कॉमा लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है अपूर्ण विराम, यानी पूर्ण विराम ये रहा और अपूर्ण विराम 2 बिंदियां लगेंगी। जैसे हम जब खाली लिखते हैं तो वहां पर 2 बिंदियां लगती है ना, तो सेम ऐसे ही यहाँ अपूर्ण विराम में 2 बिंदियां लगेंगी। नेक्स्ट होता है प्रश्न सूचक, यानी प्रश्नों को जो दर्शाता है, कोई वाक्य लिखा है उसके पीछे अगर ये मार्क हमें लगा हुआ मिलेगा या ये विराम चिन्ह अगर हमें लगा हुआ मिलेगा तो हमें क्या पता चलेगा इससे कि वो जो वाक्य है वो कैसा है, वो प्रश्न सूचक वाक्य यानी प्रश्नवाचक है। संबोधन चिन्ह, संबोधन चिन्ह में एक विराम चिन्ह और नीचे
डॉट लगती है। सेम हमारा यहाँ पर नंबर 7 पर विस्मय सूचक दिया हुआ है। विस्मय सूचक का भी जो चिन्ह होता है वो बिल्कुल संबोधन चिन्ह जैसा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम। ठीक है, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या ऊपरी विराम कैसे लगता है? एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन खींचेंगे, सॉरी स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, या इसको हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा डैश लगा देंगे। ठीक है, अब ये जो चिन्ह होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इकहरा, दूसरा होता है हमारा दोहरा। यानी जब हमें कोई सेंटेंस बोलना है, सेंटेंस बोलने पर या वाक्य बोलने पर जब किसी बात पर ज़्यादा जोर देकर कहना है तो हम क्या करेंगे? हम उस वाक्य को कैसे बंद कर देते हैं? या तो इकहरे इन्वर्टेड कोमा में या दोहरे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए योजक चिन्ह या समास चिन्ह। योजक चिन्ह को ऐसे लगाते हैं, योजक चिन्ह का मतलब होता है जब कोई दो शब्द ऐसे बोले जा रहे हैं जो समान अधिकार रखते हैं तो उनके बीच में कैसा चिन्ह लगाते हैं? उनके बीच में ये योजक चिन्ह लगाते हैं। दूसरा है हमारा 10th नंबर पर है निदेशक चिन्ह। निदेशक चिन्ह बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे डैश डैश करके लाइनें खींची जाती हैं जिसके थ्रू हमें निर्देश दिया जाता है कि आगे हमारे इसके ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। अपनी बातों को कहने के बाद जैसे कहा जाता है ना निम्नलिखित, ऐसे बोल देते हैं ना निम्नलिखित, और निम्नलिखित के बाद क्या लगा देते हैं? ऐसे करके निशान लगा देते। तो ये क्या हो जाएगा? इसका मतलब जो हमने नीचे लिखा है वो सब नीचे लिखा हुआ है। तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है कि हाँ इसके बाद बहुत सारा विवरण अभी नीचे बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हंस पद या विस्मरण चिन्ह। हंस पद का जो निशान होता है वो इस तरीके से होता है। और क्या मतलब होता है हंस पद का? हंस पद का मतलब होता है अगर वाक्य में लिखते लिखते बीच में कुछ छूट गया, जैसे मैं आगरा जाऊंगा, मैंने लिखा मैं आगरा जाऊंगा, अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना था? आज लिखना था। यहाँ मैं आज लिखना भूल गई, तो क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे आज और यहाँ पर ये हंस पद लगा देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? जब भी कोई शब्द हम बीच में लिखना भूल जाते हैं तो ये वाला चिन्ह लगाकर हम अपने उस शब्द को वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट होता है संक्षेपण या लाघव चिन्ह। संक्षेपण या लाघव चिन्ह कैसे बनता है? जीरो की तरह बनता है ना, इस तरीके का जीरो बनेगा, बिल्कुल गोल नहीं बनेगा, इस तरीके का जीरो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुल्यता सूचक या समता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब किसी दो चीज़ों के बारे में क्या बताना? बैलेंस बनाना, है ना, इंग्लिश में कहते हैं ना बैलेंस बनाना, या इज इक्वल टू का मार्क इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। तो क्या होगा ये कि भाई इसके बराबर ये है, तो ये कौन सा मार्क हो जाएगा? तुल्यता सूचक या समता सूचक। फिर आता है नंबर 15 पर कोष्टक। इसको कहते हैं छोटा कोष्टक, इसको कहते हैं मझला कोष्टक, और ये होता है दीर्घ या बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे कोष्टकों को, और इन कोष्टकों को भी कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं ये भी बताएंगे और कैसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है लोप चिन्ह। जब हमें कोई बात कहनी है कि मैंने उससे कहा, अब क्या कहा भाई? समझने वाले को अगर समझना है तो हम ऐसे करके मार्क बना देंगे, तो जिससे हम बात को कह रहे हैं वो समझ जाएगा कि ये जो बात है वो क्या कही जा रही है और आगे क्या बात कहकर इस सेंटेंस को पूरा किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आगे अभी बात है, ये पूरा नहीं है। जैसे आप लोग जब व्हाट्सअप देखते हो तो व्हाट्सअप में एक अब मैसेज मिलता है, मैसेज के बाद लिखा हुआ होता है रीड मोर, है ना, और ऐसे ऐसे करके निशान बने हुए होते हैं। तो क्या मतलब होता है उसका? कि अभी जो सेंटेंस आपने पढ़ा है इसके आगे और भी सेंटेंस बाकी है। ठीक है, इतिश्री समाप्ति सूचक। जब कोई ग्रंथ, है ना, या कोई भी बुक जब समाप्त होती है तो उसके बाद इस निशान को लगाया जाता है कि इसके बाद अब इसमें बाकी कुछ नहीं बचा, जो भी पूरा हमारा कंटेंट था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा? इतिश्री मतलब किसी भी चीज़ की पूर्णतः समाप्ति सूचक चिन्ह है ये। ठीक, नेक्स्ट है विकल्प यानी ऑप्शनल। जब कोई दो बातें लिखी हो, आंधी जैसे लिखा दिन, और
ऐसे स्लैश बना देंगे, फिर लिखेंगे रात। अब इन दोनों में से एक चूज करना है ना, ऑप्शनल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो ये क्या हो जाएगा, विकल्प चिन्ह हो जाएगा। फिर है हमारा पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह क्या होता है भाई, एक ही बात हम यहाँ लाइन में लिख रहे हैं, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे अगर दोबारा मेरे पापा लिखने हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर दोबारा से मेरे पापा नहीं लिखूंगी, उसके लिए मैं क्या बना दूंगी, ऐसे करके मार्क बना देंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, मेरे ऊपर आएगा, मेरे उसके नीचे आएगा, पापा ऊपर लिखा है तो पापा उसके नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो शब्द है आगे का चेंज हो जाएगा। कार चलाते हैं, कार चलाते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुनरुक्ति, यानी एक ही शब्द को जब हमें दोबारा लिखना होता है अगली लाइन में उसी शब्द के नीचे, तो हम उसको लिखते नहीं है, हम इस तरीके से क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है संकेत चिन्ह, ठीक है। संकेत चिन्ह क्या है, किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए। भाई जब आप रेल की पटरी पे जाते हो तो उससे पहले आप रेल की पटरी के पास से जब आप गुजरोगे तो उससे पहले आपको निशान संकेत लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से, रेल की पटरी है आगे। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक कोई काम हो रहा है या कोई इलेक्ट्रिक कोई चीज़ लगी हुई तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, निशान बना हुआ, वहाँ पर आपको इस तरीके से डेंजर का मार्क लगा हुआ मिलेगा। तो ये क्या है, ये सब संकेत चिन्ह ही तो हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सभी को संकेत चिन्ह कहते हैं। तो ये हो गए हमारे आज इसमें विराम चिन्ह में, जो कुल मिलाकर 20 विराम चिन्ह हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, वो सारे आज शॉर्ट में आप एक एक बार इनको देखेंगे और इन्हें याद कर लेंगे कि किसका निशान कैसा होता है। इन चिन्हों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं अल्प विराम के बारे में। क्या होता है अल्प विराम? अल्प विराम, अभी जब हम लोगों ने अल्प विराम सबसे पहले बताया था तो बताया था मैंने कि संज्ञा जब हम लिखते हैं, है ना, संज्ञा एक साथ जब 2-3 संज्ञा शब्द हम लिखते हैं तो उनके बीच में हम क्या लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, तो इनके बीच में क्या लगाएंगे, इनके बीच में जो चिन्ह लगाएंगे, इंग्लिश में इसको कॉमा कहते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे अल्प विराम, ठीक है। दूसरा कहाँ लगा सकते हैं, वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने में। जैसे हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, यानी ये एक वाक्य, ये 2 वाक्य और ये 3 वाक्य। अगर यहाँ पर और नहीं होता तो यहाँ पर भी क्या लगा देते, यहाँ पर भी यही अल्प विराम लगा देते, ठीक है। और कहाँ प्रयोग करते हैं, 2 वाक्यों के बीच में संयोजक प्रयोग न किए जाने पर, यानी 2 वाक्य अगर लिखे हुए हैं और वहाँ पर संयोजक प्रयोग नहीं हो रहा है, तब वहाँ पर क्या लगाते हैं, तब वहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं। जैसे अब्दुल ने सोचा अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया, तो अब्दुल ने सोचा, यहाँ पर हमने अल्प विराम, यहाँ पर हमने क्या नहीं लगाया, संयोजक नहीं लगाया। अब्दुल ने सोचा, कुछ सेकंड के लिए रुके, ठीक है, और एक चिन्ह लगा दिया और अपना वाक्य पूरा किया, अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया। जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, रोको, कॉमा लगाइए, मत जाने दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा अल्प विराम हो गया। यानी अल्प विराम लगाने पर हमारे वाक्यों के मतलब बदलने लग जाते हैं, ठीक है। चौथा कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य के मध्य क्रिया विशेषण या विशेषण उपवाक्य आने पर। यानी कोई भी वाक्य जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पर अगर कोई क्रिया विशेषण शब्द आता है या कोई विशेषण आता है, तब हम वहाँ पर क्या लगा देते हैं, बीच में अल्प विराम लगा देते हैं। कैसे, देखिए, यह बात यदि सच पूछो तो मैं भूल ही गया था, यानी यह बात क्या है, ये क्या हो गया, विशेषण। यदि सच पूछो तो क्रिया विशेषण, ठीक है, सच पूछो तो मैं भूल ही गया था, तो विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों के बीच में क्या लगाया, दोनों के बीच में हमने अल्प विराम लगा दिया, ठीक है। तो समझ में आया कि अल्प विराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उद्धरण चिन्ह से पूर्व भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसने कहा, यानी कोई भी वाक्य जब हम
कहने जा रहे हैं पूरा और उसमें किसी वाक्य को प्रेफरेंस देनी है तो उस वाक्य को हम उद्धरण चिन्ह में लिख देते हैं। लेकिन उससे पहले क्या लगाते हैं, उससे पहले भी हम अल्प विराम लगाते हैं, क्योंकि हमें बात को कहने के लिए थोड़ा सा ठहरना पड़ता है। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, तो जहां पर हम कुछ सेकंड के लिए ठहरे वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है समय सूचक शब्दों को अलग करने में, यानी जिन शब्दों से हमें समय का पता चले, चाहे वो दिन हो, चाहे वो तारीख हो, चाहे वो समय हो, अगर तीनों चीज़ें या इनमें से कोई भी दो चीज़ हमें एक ही वाक्य में दी जाएं तो हम उनको कैसे अलग करते हैं, हम उनको अल्प विराम लगा के अलग करते हैं। देखिए कल गुरुवार, यानी देखिए ये भी समय सूचक है, यानी दिन है ना, तो समय सूचक ही हो गया कि कब होगा, कल होगा। अब दिनांक, उसके बाद दिनांक आएगी, तो दिन और दिनांक के बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, हिंदी में बोलेंगे अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ होता कल गुरुवार दिनांक 20 मार्च और इसके बाद हम क्या लिखते, समय 10:30, तो यहाँ पर भी हम क्या लगाते, कॉमा लगाते, फिर लिखते समय 10:30 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। तो समझ में आया कि समय सूचक शब्दों में के बीच में कैसे लगाते हैं अल्प विराम। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी संबोधन के बाद इसका प्रयोग करते हैं। संबोधन जब हमें किसी से कुछ कहना हो, है ना, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, तो राधे कहने से पहले हम कुछ सेकंड के लिए रुके। जब हम कुछ सेकंड के लिए रुके तो क्या लगाया हमने, अल्प विराम। अब आप ये सोचिए, यहाँ तो ये राधे से पूछ रहा है ना, तो उसने क्या किया, राधे बोलकर कुछ सेकंड के लिए रुक गया और तब बोला तुम आज भी विद्यालय नहीं गई। इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि भाई राधे से कोई बात पूछी जा रही है। अगर हम इस सेंटेंस को सिंपल ऐसे बोल दें, राधे तुम आज भी विद्यालय नहीं गए, तो क्या ये समझ में आएगा कि पूछा जा रहा है, नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये तो वो वाक्य हो जाएगा कि राधे से ये कहा जा रहा है कि तुम आज भी विद्यालय नहीं गए, है ना। तो समझ में आया कि अल्प विराम लगने से वाक्यों के मतलब कैसे बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है इसका, समानाधिकरण शब्दों के बीच में, यानी जब दो शब्द समान अधिकार रखते हैं तब उनके बीच में भी क्या लगाते हैं, उनके बीच में भी अल्प विराम लगाते हैं। जैसे विदेश राज की पुत्री वैदेही और राम की पत्नी थी, तो वैदेही क्या हुआ, यहाँ पर एक वाक्य और इनके बीच में क्या लगाया, कॉमा, और तब शुरू किया दूसरा वाक्य। ठीक है, तो अल्प विराम आप लोगों की समझ में आया है ना। चलिए, हाँ, अरस्तु के पश्चात देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है हाँ अरस्तु के पश्चात, लेकिन अगर हाँ के बाद हमने कॉमा लगाया तो हाँ के बाद हम कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे। ठीक है, हाँ अरस्तु के पश्चात। और दूसरा क्या है, मैंने किसी से पूछा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो व्यक्ति क्या बोलेगा, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, यानी हाँ बोलकर जब कुछ सेकंड के लिए हम रुकेंगे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फिर से कॉमा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पत्र में जब हम किसी को अभिवादन लिखते हैं या समापन के साथ कोई बात लिखते हैं, जब शुरू में लिखते हैं तो पूज्य पिताजी लिखते हैं, पूज्य माताजी लिखते हैं, या सेवा में लिखते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, उसके बाद भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, वाक्य के ऐसे उपवाक्यों को अलग करने में जिनके भीतर अल्प विराम या अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है, यानी ऐसे उपवाक्य जहाँ पर बहुत सारे अल्प विराम या एक अल्प विराम का प्रयोग किया गया हो, ऐसे उपवाक्यों को अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ध्रुव स्वामिनी में एक और ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा आदि स्त्री पात्र हैं, दूसरी ओर रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी आदि पुरुष पात्र, यानी देखिए यहाँ पर बहुत सारी स्त्रियों के नाम दिए, ठीक है, दूसरी साइड बहुत सारे पुरुषों के नाम दिए, तो सबके बीच में कोमा लगा है, लेकिन स्त्री और पुरुष को
अलग करने के लिए जिस कोमा का प्रयोग किया गया, यानी जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, वो क्या है? वो अर्धविराम है। एक बार सारी स्त्रियों के नाम लिखकर अर्धविराम लगाया और उसके बाद पुरुषों के नाम प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अनेक आश्रित उपवाक्य, यानी एक प्रधान उपवाक्य है और जो उसके बाद वाले जितने भी वाक्य, यानी एक है, दो है, तीन है, वो सब क्या है? वो उस पर आश्रित है, पहले वाक्य पर। कैसे? देखिए एग्जाम्पल में, जैसे सूर्योदय हुआ। अब सूर्योदय हुआ, ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य। सूर्योदय होने के बाद क्या क्या होता है? अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। यानी सूर्य उदय होते ही क्या क्या हुआ? अंधकार हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, तो अंधकार हुआ से पहले क्या लगेगा? अर्धविराम। पक्षी चहचहाने से पहले क्या लगेगा? अर्धविराम। क्यों लगेगा? क्योंकि ये दोनों आश्रित वाक्य हैं और किसके ऊपर आश्रित हैं? सूर्योदय होने के ऊपर आश्रित हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मिश्र तथा संयुक्त वाक्य में विपरीत अर्थ प्रकट करने या विरोधपूर्ण कथन प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में भी इसको प्रयोग किया जाता है। जैसे पत्थरों, जो पेड़ों को पत्थर मारते हैं वे उन्हें फल देते हैं। ठीक है, यानी क्या बोला जा रहा है? ये संयुक्त वाक्य हो गया, है ना, संयुक्त वाक्य। और विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले भी हो गए। ये तो कुछ और अर्थ प्रकट कर रहा है, ये वाक्य कुछ और अर्थ प्रकट कर रहा है। जब वाक्य संयुक्त हो और अर्थ विपरीत हो तब उनके बीच में क्या लगाया जाता है? उनके बीच में भी अल्प विराम लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए बहुत सारे उपवाक्य कहीं पर एक साथ लिखे हुए हैं, उन पर जब हमें बहुत ज़्यादा जोर देना है, ठीक है, तो हर वाक्य के बाद हम क्या लगाएंगे? इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है, और क्या है? पढ़ना ही सफलता की पूंजी है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या लगेगा? ये वाला विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइएगा कि ये दोनों चिन्ह आपको समझ में आए और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जिन लोगों ने ये वीडियो आज पहली बार देखी है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम रोज़ एक वीडियो यहाँ डालते हैं आप लोगों के लिए, एक रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आते हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोगों को ये काम करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।